नोटरी या नोटरी पब्लिक के नामों का सरकार के रजिस्टर से हटाया जाना, इससे संबंधित नोटरीज एक्ट 1952 के धारा 10 में विस्तृत चर्चा किया गया है कि नोटरी या नोटरी पब्लिक को कब हटाया जा सकता है, यानी उनके नामों का जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर से कब उनका नाम हटाया जा सकता है। इन बातों को हम सबसे पहले समझने के लिए ये समझते हैं कि संपूर्ण भारत में नोटरी व्यवसाय को रेगुलेट करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है, जिस कानून का नाम है नोटरीज एक्ट 1952। इसके धारा 10 में नोटरी या नोटरी पब्लिक के नामों का हटाया जाना, इससे संबंधित विस्तृत चर्चा किया गया है। तो कब नामों का हटाया जाना संभव होता है? किसी नोटरी की नियुक्ति करने वाली सरकार आदेश द्वारा धारा 4 के अधीन उसके द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर से नोटरी का नाम हटा सकती है यदि वह हटाए जाने के लिए अनुरोध करता है, उसके बाद उसने संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित विहित फीस का संदाय नहीं किया है या वह दिवालिया हो गया है। यह विहित रीति से जांच करने के पश्चात अगर कोई गवर्नमेंट अगर जांच करती है, जांच करने के क्रम में अगर संगीन अगर कहें तो यानी कदाचार का नोटिस दोषी पाया जाता है तो भी हटा सकती है। तो हम इसी को उदाहरण के साथ एक साइटेशन के साथ समझने का कोशिश करेंगे कि सरकार या तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार कब एक नोटरी को या नोटरी रजिस्टर से उसके नाम को हटा सकती है। इसी को आज हम समझने का कोशिश करेंगे। तो इसको हम जो समझने का कोशिश करेंगे उससे पहले समझ लें कि नोटरी का नाम हटाना अधिनियम की इस धारा की उपधारा घ यह प्रावधान करती है कि सरकार अपने नोटरी को नियुक्त किया था आदेश के द्वारा नोटरी का नाम अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपने द्वारा अनुरक्षित रजिस्टर से हटा सकती है। एक एग्जाम्पल है किशन चंद बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य AIR 2013 ज एवं क 103 2014 13 RCR सिविल 1564। तो इसको हम समझने का साइटेशन से हम कोशिश कर रहे हैं। ये मामला माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रस्तुत हुआ। काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ 3 दिसंबर 1968। इसके और भी समतुल्य उदाहरण हैं। इसके जो उदाहरण है AIR 1969 ALL 195 AIR 1969 इलाहाबाद 195। इसमें जो इस प्रकार से मामला था, यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका है, यानी कि इसको हाई कोर्ट में एक जो आवेदक है हाई कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं। याचिकाकर्ता को 1959 में पहली बार लखनऊ में नोटरी पब्लिक के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए नामित किया गया था। 20 अगस्त 1962 से उनके प्रमाण पत्र को 3 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। नवीनीकरण की इस अवधि के दौरान ही उनके खिलाफ एक अन्य अधिवक्ता श्री कृष्ण चंद ने 2 मई 1963 को नोटरी नियम 1956 के अनुसार फॉर्म 13 में राज्य सरकार को शिकायत की थी। इस शिकायत को जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला न्यायाधीश लखनऊ को भेजा गया था। शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित 3 आरोप तय किए। पहला आरोप यह कि उन्होंने यानी कि नोटरी ने सरजू प्रसाद, इंद्र प्रकाश और चंद्र मोहन के दिनांक 25/7/1961, 24/8/1961 और 24/8/1961 के 3 हल्फनामों के संबंध में अपने रजिस्टर में कई प्रविष्टियां नहीं की और इस प्रकार नोटरी नियमों के नियम 11 का उल्लंघन किया। दूसरा, इन
चारों हलफनामों में से किसी पर भी स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के तहत नोटरी स्टाम्प नहीं लगाया गया था। तीसरा, यह कि इन चारों हलफनामों में से किसी पर भी स्टाम्प अधिनियम की धारा 10 और 11 के अनुसार चिपकने वाली स्टाम्प नहीं लगाई गई थी। यद्यपि यह नोटरी का कर्तव्य था कि वह शपथकर्ताओं को शपथ दिलाने के से पहले यह देखे कि हलफनामे पर विधिवत स्टाम्प लगा हुआ है या नहीं, तथा उन्हें स्थापित भी करवाए, इस प्रकार का आरोप था। याचिकाकर्ता को एक लिखित बयान दाखिल करने के लिए कहा गया था, जो उसने किया। लिखित बयान की एक सत्य प्रति याचिका के अनुलग्नक 4 में है। उपयुक्त आरोपों के आधार पर जांच करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने 18 फरवरी 1964 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्हें अवगत करा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार ने 11 मार्च 1964 को नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम 12 के खंड बी के साथ पठित नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अधिसूचना की तारीख से याचिकाकर्ता को दिए गए अभ्यास के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया और उसे इस तरह से अभ्यास करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया। इस अधिसूचना से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जो रिट याचिका संख्या 380/1964 सभी के रूप में पंजीकृत हुई। इसे इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 7 मई 1965 के अपने आदेश द्वारा खारिज कर दिया। फिर आगे इस याचिका पर फिर उचित आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने विशेष अपील दायर की, जिसका निर्णय 6 सितंबर 1966 को उसके पक्ष में हुआ। उस विशेष अपील का निर्णय AIR 1967 ऑल 173 काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य लखनऊ में प्रतिवेदित है। विशेष अपील में निर्णय के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार ने 28 फरवरी 1987 की अधिसूचना जारी की, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक 6 में है, जिसमें पहले की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता को 20 अगस्त 1965 से 3 साल की अवधि के लिए नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र जारी किया गया और जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है, वास्तव में उसे 10 मार्च 1967 को प्राप्त हुआ। इसमें 29 सितंबर 1967 को हस्ताक्षरित होने का दावा किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने बहस के दौरान मुझे इसकी मूल प्रति दिखाई और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर 25 सितंबर 1967 को हस्ताक्षर किए गए थे। स्पष्ट तो इसमें उल्लिखित वर्ष 1967 वर्ष 1966 के लिए एक गलती है। याचिका के पैराग्राफ 17 में भी यही आरोप है। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि गलती इस हद तक की गई है कि इसमें यह कहने का दावा किया गया है कि इस पर 25 जून 1966 को हस्ताक्षर किए गए थे, जबकि तथ्य यह प्रतीत होता है कि इस पर वास्तव में 25 सितंबर 1966 को हस्ताक्षर किए गए थे। 3 मार्च 1967 को एक और संचार, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुसार 7 में है, याचिकाकर्ता को जारी किया गया था, जिसके साथ 18 फरवरी 1964 को सक्षम प्राधिकारी की रीट की एक प्रति याचिकाकर्ता को दी गई थी और उसे संचार प्राप्त करने के 14 दिनों के भीतर अपने बचाव में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना था। याचिकाकर्ता ने वास्तव में 10 अप्रैल 1967 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद उसे अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। उस स्पष्टीकरण की एक सच्ची प्रति याचिका के अनुलग्नक 8 में है। इसके बाद
30 जून 1967 को राज्य सरकार ने एक और अधिसूचना जारी की, जिसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को जारी की गई और जो याचिका के अनुलग्नक 9 में है, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के साथ साथ नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उप नियम 12 के खंड बी और उपनियम 13 के तहत कार्य करने का दावा करते हुए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से याचिकाकर्ता को दिए गए व्यवसाय के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया और उसी तारीख से नोटरी के रजिस्टर से उसका नाम हटाने का आदेश दिया। यह इस आदेश के खिलाफ है कि वर्तमान याचिका निर्देशित है। 2. याचिकाकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादे सहित विभिन्न आधारों पर विवादित आदेश की वैधता को चुनौती दी है। याचिका में प्रार्थना की गई है कि अधिसूचना अनुलग्नक 9 को रद्द किए जाएं और राज्य सरकार अर्थात विपक्षी पक्ष को विवादित अधिसूचना में विहित आदेशों को लागू न करने का निर्णय दिया जाए। 3. विपक्षी पक्ष द्वारा याचिका का विरोध किया गया है। विपक्षी पक्ष की ओर से जवाबी हल्फनामा दाखिल किया गया है। मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विपक्षी पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अस्थायी वकील को सुना है। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि विवादित आदेश जो इस आधार पर आगे बढ़ता है कि याचिकाकर्ता ऐसे पेशेवर कदाचार का दोषी है जो उसे नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बनाता है। इस साधारण कारण से दोषपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार का कोई आरोप कभी नहीं लगाया गया था। यह तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए आरोप, जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि पेशेवर कदाचार का कोई आरोप नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी को यह दिखाने का कभी कोई अवसर नहीं मिला कि भले ही उन आरोपों को साबित कर दिया गया हो, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं होगा कि वह पेशेवर कदाचार का दोषी है। ऐसे पेशेवर कदाचार का तो बिल्कुल भी दोषी नहीं है जो उसे नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बनाता है। इसी प्रकार यह भी बताया गया कि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के संदर्भ में याचिकाकर्ता को अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहने वाले नोटिस में भी इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय यह था कि वह पेशेवर कदाचार का दोषी था, जिसके परिणामस्वरूप उसे राज्य सरकार को यह दिखाने का कोई भी अवसर नहीं मिला कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए आरोपों और दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर ऐसा कोई आरोप नहीं हो सकता। इसके विपरीत विद्वान अस्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि नोटरी नियम 1956 के नियम 13 की भाषा को ध्यान में रखते हुए जिसके तहत जांच की गई थी, इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि जांच इस आधार पर की जा रही थी कि यह मानने के लिए उचित आधार था कि याचिकाकर्ता पेशेवर कदाचार का दोषी है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विद्वान श्री कृष्णचंद्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत में निहित आरोपों पर आधारित था। किसी ने भी श्री कृष्णचंद्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत की एक प्रति पेश करने की जहमत नहीं उठाई। यदि किसी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर शिकायत में लगाए गए आरोपों का न्याय करना है, जैसे मैंने ऊपर पुनः प्रस्तुत किया है, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पेशेवर कदाचार का कोई आरोप नहीं था। इस स्तर पर विद्वान अस्थायी अधिवक्ता ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि श्री कृष्ण चंद्र द्वारा दर्ज की गई शिकायत की फाइल उसके पास है, जिसका अवलोकन किया जा सकता है। इसका अवलोकन करना अनावश्यक है क्योंकि यह माना जाता है कि इसमें पेशेवर कदाचार का कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। इस प्रकार अब यह माना जाता है कि श्री कृष्ण की शिकायत में लगाए गए आरोप सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आरोपों से परे नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा मत है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऊपर उल्लिखित रुख निराधार नहीं है। AIR
1967 ऑल 173 में रिपोर्ट की गई विशेष अपील में पृष्ठ 180 पर रिपोर्ट के पैराग्राफ 27 में यह उल्लेख किया गया है। हमने उत्तर प्रदेश सचिवालय में रखे गए मामले के अभिलेख को देखा है। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि राज्य सरकार ने कभी इस प्रश्न पर विचार किया कि मामले में सिद्ध तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को लापरवाही या मात्र चूक से भिन्न व्यावसायिक कदाचार का दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं, और क्या व्यावसायिक कदाचार यदि कोई हो इतना गंभीर था कि सरकार की राय में वह नोटरी के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है। इस प्रकार यह पूरी तरह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की विशेष अपील के निपटारे से पहले तक प्राधिकारियों ने कार्रवाई करने के लिए कानून के शासन की प्रासंगिक आवश्यकता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे 1964 की अधिसूचना के तहत करने का दावा कर रहे थे, जिसमें नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 10 के खंड डी में निहित कानून के शासन को रद्द कर दिया। ऐसी स्थिति में विद्वान अस्थायी वकील के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि सिर्फ इसलिए कि जांच नियमों के नियम 13 के अनुसार आगे बढ़ने का दावा करती है, यह मान लिया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को इसलिए कि जांच नियमों के नियम 13 के अनुसार बढ़ने का दावा करती है तथ्य से अवगत कराया गया था कि वह ऐसे पेशेवर कदाचार का दोषी है या नहीं जो उसे नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बनाता है। इस प्रश्न की जांच श्री कृष्ण चंद द्वारा की गई शिकायत के परिणाम स्वरूप की जा रही थी। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि यद्यपि विपक्षी पक्ष ने विशेष अपील में दिए गए निर्णय के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद की स्थिति से कार्यवाही पुनः आरंभ करना उचित समझा, फिर भी उसने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के संदर्भ में अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए कहने हेतु नोटिस जारी करते समय ऊपर संदर्भित रिपोर्ट के पैराग्राफ 27 में की गई सामग्री टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया, जैसा कि अनुलग्न 7 के अवलोकन से स्पष्ट है, जो इस नोटिस की एक सत्य प्रति है। इस प्रकार मामले के तथ्यों के आधार पर जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि जांच से जुड़े सभी लोग इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि नियमों के नियम 13 के तहत कोई भी जाँच वैध रूप से तब तक शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि शिकायत में निहित आरोपों के आधार पर यह न कहा जा सके कि यदि वे आरोप साबित हो जाते हैं तो याचिकाकर्ता की ओर से इस तरह के पेशेवर कदाचार की पुष्टि होगी जो उसे नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बना देगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आरोपों में नहीं तो किसी भी स्थिति में नोटिस जारी करने के चरण तक किसी भी चरण में उस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए था। अनुलग्न के साथ इस परिस्थितियों में मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विवादित आदेश उस आधार पर आगे बढ़ता है जिसके बारे में याचिकाकर्ता को कभी भी अवगत नहीं कराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पास सक्षम प्राधिकारी या उसके बाद विपक्षी पक्ष को यह समझाने का कोई अवसर नहीं था कि श्री कृष्ण चंद की शिकायत में निहित आरोप भले ही सिद्ध हो जाए पेशेवर कदाचार को साबित नहीं करते हैं और न ही इस तरह के पेशेवर कदाचार को साबित करते हैं जो उन्हें नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अयोग्य बनाता है। मूटर के इन दृष्टिकोण में विवादित आदेश को संभवतः सरकार बरकरार नहीं रखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए एक और तर्क यह था कि 3 आरोपों में से एक चिपकने वाला स्टाम्प न लगाने के संबंधित है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के मुख्य भाग में चर्चा से प्रतीत होता है। सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में पाया था और दूसरा आरोप नोटरी स्टाम्प न लगाने से संबंधित है। हालांकि सक्षम प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ पाया था नोटरी अधिनियम और स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कायम नहीं रह सकता था। चर्चा के दौरान इस अवलोकन के बावजूद कि वह देखना
याचिकाकर्ता का कर्तव्य नहीं था कि हलफनामे पर चिपकाने वाला स्टाम्प लगाया गया था। रिपोर्ट के अंत में सक्षम प्राधिकारी ने अस्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हुए थे। हालांकि विद्वान अस्थायी अधिवक्ता ने मेरे सामने यह स्वीकार किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा चर्चा के दौरान इस प्रश्न के संदर्भ में लगाई गई स्थिति सही है कि हलफनामे पर चिपकने वाला स्टाम्प लगाया जाना चाहिए या नहीं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 3 आरोपों में से केवल 2 ही बचे हैं। इसलिए हम इस स्तर पर विचार कर सकते हैं कि हलफनामे पर नोटरी स्टाम्प लगाना आवश्यक है या नहीं। स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के प्रावधान है। नोटरी अधिनियम अर्थात कोई भी उपकरण, उल्लेख, समर्थन, टिप्पणी, प्रमाणन, विपणन, प्रमाणन, कोई भी प्रविष्टि या विवरण जो प्रोटेस्ट संख्या 50 न हो कि किसी नोटरी पब्लिक द्वारा अपने कार्यपालक के कर्तव्य के निष्पादन में या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नोटरी पब्लिक के रूप में विधि पूर्वक कार्य करते हुए बनाया या हस्ताक्षरित किया गया हो। याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया तर्क यह है कि सक्षम प्राधिकारी का यह विचार कि याचिकाकर्ता द्वारा हलफनामे पर दिए गए प्रमाण पत्र पर उक्त प्रावधान के अनुसार नोटरी स्टाम्प आवश्यक था, इस आशय का कि अमुक व्यक्ति ने हलफनामे की विषय वस्तु को स्पष्ट किए जाने के पश्चात अमुक तिथि को अमुक स्थान पर तथा अमुक समय पर हलफनामे का सत्यापन किया था, गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 42 के तहत ऐसे प्रमाण पत्र या पृष्ठांकन पर केवल तभी स्टाम्प लगाना आवश्यक है जब उसे नोटरी पब्लिक के रूप में अपने पद के कर्तव्य के निष्पादन में प्रदान किया गया हो या बनाया गया हो। विधान अधिवक्ता का तर्क है कि नोटरी अधिनियम या उसके तहत नियमों के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है जो नोटरी पब्लिक को ऐसा प्रमाण पत्र देने या हलफनामे पर ऐसा पृष्ठांकन करने की आवश्यकता बताता हो। इस संबंध में उन्होंने नोटरी अधिनियम की धारा 8 की धारा 1 के विभिन्न खंडों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने बताया कि जहां खंड ए के अनुसार नोटरी पब्लिक की किसी भी दस्तावेज के निष्पादन को सत्यापित, प्रमाणित या प्रमाणित करना आवश्यक है, वही खंड ई में केवल किसी व्यक्ति को शपथ दिलाना या उससे शपथ लेना कहा गया है। इस प्रकार तर्क यह है कि शपथ पत्र के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों के तहत नोटरी के केवल शपथ दिलाना अपेक्षित है और जहां तक यह कहीं नहीं कहा गया है कि ऐसे प्रावधान के प्रतीक के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। यह नहीं कहा जा सकता है कि उस प्रभाव का प्रमाण पत्र या उस प्रभाव का समर्थन स्टाम्प अधिनियम के अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है ताकि नोटरी स्टाम्प की आवश्यकता हो। मेरे विचार में यह तर्क सही नहीं है। शपथ दिलाए जाने या नोटरी द्वारा शपथ पत्र दिए जाने के बाद जब तक कि उस तथ्य को शपथ पत्र पर प्रमाणित या समर्थित नहीं किया जाता है तब तक शपथ पत्र बेकार कागज ही रहता है। इसलिए मेरे विचार में अधिनियम की धारा 8(1) के खंड ई में प्रयुक्त भाषा स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि उस प्रभाव का समर्थन किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में चूंकि शपथ दिलाना एक नोटरी कार्य है, इसलिए शपथ दिलाए जाने के बाद हलफनामे पर दिए गए पृष्ठांकन में शपथ दिलाए जाने के तथ्य का कथन नोटरी के कर्तव्य के निष्पादन में किया गया माना जा सकता है, अर्थात शपथ दिलाना। इसलिए मैं इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि इस मुद्दे पर सक्षम प्राधिकारी का दृष्टिकोण गलत है। 6. याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया एक और तर्क यह था कि आरोप संख्या 1 के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निष्कर्ष भी कानून की दृष्टि से गलत था। तर्क यह है कि जब सक्षम प्राधिकारी ने पाया कि नोटरी नियमों के नियम 11 के नियम उपनियम 2 में नोटरी रजिस्टर में हलफनामे दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है तो उसने आरोप संख्या 1 पर याचिकाकर्ता के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज करने के लिए नियम 11 के अवलोकन पर भी
अवलोकन पर मैं संतुष्ट हूं कि यह तर्क कि इसके अनुसार हलफनामे के संबंध में नोटरी रजिस्टर में कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है सही है। जैसा कि नियम 11(2) से स्पष्ट है, यह उसमें वर्णित 3 मामलों में से संबंधित है। मद 1 और 2 में उल्लेखित मामलों का मुद्दे के बिंदु से कोई लेना देना नहीं है। मद संख्या 3 में जो उल्लेख किया गया है वह यह है उसके द्वारा जारी किए गए सभी प्रमाण पत्र आदि जो कि दस्तावेज के निष्पादन के प्रमाणीकरण सत्यापन और सत्यापन के लिए है तथा उक्त रजिस्टर में प्रत्येक प्रविष्ट पर अपने हस्ताक्षर करेगा। जाहिर है कि यह भी एक दस्तावेज के संदर्भ में इसमें बताए गए मामलों को संदर्भित करता है। हलफनामा एक दस्तावेज नहीं है, इसलिए आइटम नंबर 3 में जो उल्लेख किया गया है उसे हल्फनामे का भी लागू नहीं माना जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह स्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं समझी गई थी और इसलिए उसे नियम 11(9) पर वापस जाना पुनः चुना, जो कहता है प्रत्येक नोटरी को उसके द्वारा वसूले गए शुल्कों और प्रभारों के लिए रसीद देनी होगी तथा वसूले गए सभी शुल्कों और भारों को दर्शाने वाला एक रजिस्टर रखना होगा। इसमें इस प्रकार से है, यह किसी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी अपने द्वारा वसूले गए किसी शुल्क या प्रभार के लिए रसीद जारी करने में चूक की हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरोप संख्या 1 के संबंध में दिए गए निष्कर्ष से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता वसूले गए सभी शुल्कों और प्रभारों को दर्शाने वाला रजिस्टर बनाए रखने में चूक गया। यह देखना कठिन है कि आरोप संख्या 1 की भाषा को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष कैसे दर्ज किया जा सकता है जिसे ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। वसूले गए सभी शुल्कों और प्रभारों को दर्शाने वाले रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में आवश्यकता का अर्थ किसी भी तरह से हल्फनामे के विवरण को उस रजिस्टर में दर्ज करना नहीं है। आरोप स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की ओर से हल्फनामे को सुश्री के रजिस्टर में दर्ज करने में चूक के संबंध में था। यह समझना कि फिर से कठिन है कि सक्षम प्राधिकारी का अपने रजिस्टर से क्या अभिप्राय है। यदि इसका अभिप्राय नोटरी रजिस्टर से है तो स्पष्ट रूप से इस विशेष आरोप को नियम 11(2) में दिए गए प्रावधान तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप नियम 11(9) के संदर्भ में इस आरोप के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यदि इस अभिव्यक्ति उसका रजिस्टर का अर्थ नियम 11(9) द्वारा परिकल्पित रजिस्टर माना जाता है तो भी यह प्रतीत होता है कि आरोप की भाषा ऐसी नहीं है कि याचिकाकर्ता को यह उत्तर देने की आवश्यकता हो कि उसने अपने द्वारा वसूले गए सभी शुल्कों और प्रभारों को दर्शाने वाला रजिस्टर बनाए रखा है या नहीं। इसलिए मामले के किसी भी दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष आरोप के अनुरूप नहीं है। दूसरे शब्दों में आरोप और निष्कर्ष को एक साथ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि आरोप अलग है जबकि प्राधिकार द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि से ग्रस्त है, सही प्रतीत होता है। साथ याचिकाकर्ता की ओर से उठाया गया एक और तर्क यह था कि विरोधी पक्ष ने आपत्तिजनक आदेश जारी करने में दुर्भावना से काम किया। याचिकाकर्ता के अनुसार उसके इस दावे का सबूत याचिका के पैराग्राफ 15, 16 और 17 में लगाए गए आरोपों से मिलता है। जिन आरोपों का यह ध्यान दिया जा सकता है विरोधी पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया है। उपरोक्त आरोपों से जो तथ्य उभरकर सामने आते हैं वे हैं कि विशेष अपील का निर्णय 6 सितंबर 1966 को सुनाया गया था, जिसके बाद उक्त निर्णय द्वारा निरस्त की गई पिछली अधिसूचना को रद्द करने वाली अधिसूचना 28 फरवरी 1967 को जारी की गई थी और याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में अभ्यास करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र 10 मार्च 1967 को प्राप्त हुआ था। तो तथ्य अपने आप में दुर्भावना का कोई सबूत नहीं देते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि राज्य सरकार ने 28 फरवरी 1967 की अधिसूचना जारी करने के लिए विशेष अपील के निर्णय के बाद 4 महीने या उससे थोड़ा अधिक समय लिया। यह हो सकता है कि याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत करने वाले प्रमाण पत्र
पर वास्तव में न्यायिक सचिव ने 25 सितंबर 1966 को हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पहले की अधिसूचना को देखते हुए जिसे विशेष अपील में निर्णय द्वारा रद्द कर दिया गया था और बाद में राज्य सरकार ने 28 फरवरी 1967 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा रद्द कर दिया था। विपक्षी पक्ष द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि विशेष अपील में निर्णय द्वारा रद्द की गई अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा उस निर्णय के कार्यान्वयन में वास्तव में रद्द नहीं कर दिया जाता। यह तर्क पूरी तरह से सही हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि यदि सरकार ने उस धारणा के तहत काम किया और इसलिए बहुत पहले हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी करने में देरी की, तो यह वैध रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि ऐसा करने में सरकार ने जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया ताकि विशेष अपील में निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के उसके अधिकारों को वंचित किया जा सके। मेरे विचार में दुर्भावनापूर्ण तरीके से कोई मामला नहीं बनता है। 8 याचिकाकर्ता की ओर से अंतिम दलील यह दी गई कि आरोपित आदेश में हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता को नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया है। वस्तुतः इसमें वही दोष है जिसकी ओर से 6 सितंबर 1966 की विशेष अपील के फैसले में इशारा किया गया था। दलील यह है कि एक बार प्रमाण पत्र को रद्द करने की अवधि निर्दिष्ट किए बिना रद्द कर दिया जाता है तो इसका मतलब अनिवार्य रूप से नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से अस्थायी रोक है। मैं इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। अभी अधिनियम की धारा 10D राज्य सरकार को यह स्पष्ट रूप से अधिकार देती है कि वह नोटरी का नाम रजिस्टर से हटा सकती है अगर उसे पता चले कि वह ऐसे पेशेवर कदाचार का दोषी है जो सरकार की राय में उसे नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए अयोग्य बनाता है। मेरी राय में रजिस्टर से नाम हटाने का मतलब अनिवार्य रूप से प्रमाण पत्र को रद्द करना है। जाहिर है कि प्रैक्टिस से हमेशा के लिए वंचित किए जाने पर व्यक्ति को रजिस्टर में अपना नाम फिर से दर्ज करवाने और नोटरी के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र को पाने का अधिकार नहीं रह जाता। यह जरूरी नहीं है कि प्रमाण पत्र को रद्द करने का असर हो, जो कि मेरे हिसाब से रजिस्टर से नाम हटाए जाने का एक ज़रूरी नतीजा है। जब किसी नोटरी का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उसका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है तो वह उसके बाद किसी भी समय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है और अगर सरकार को लगता है कि वह नोटरी के तौर पर प्रैक्टिस करने के लिए योग्य है तो उसे प्रमाण पत्र जारी कर दिया जा सकता है। मैं इस तर्क को खारिज करता हूँ। न मेरे सामने किसी अन्य बिंदु पर जोर नहीं दिया गया है और काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ 3 दिसंबर 1968 10 उपयुक्त चर्चा के मद्देनज़र यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की भाषा को देखते हुए राज्य सरकार के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं थी कि याचिकाकर्ता पेशेवर कदाचार का दोषी है और यह तो बिल्कुल भी नहीं कि वह ऐसे पेशेवर कदाचार का दोषी है जो उसे नोटरी के रूप में काम करने के लिए अयोग्य बनाता है। यदि सरकार इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का इरादा रखती थी तो यह उसका कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों में स्पष्ट रूप से ऐसा कहे कि ताकि उसे यह दिखाने का अवसर मिले कि जिन आरोपों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है भले ही वे साबित हो जाए तो क्या वे उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे या नहीं। जहां तक याचिकाकर्ता को वह अवसर नहीं दिया गया है, यह माना जाना चाहिए कि जिस निष्कर्ष पर पहुंचने में विरोधी पक्ष पहुंचा है उसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है, इसलिए याचिका सफल होनी चाहिए। तदनुसार याचिका को लागत के साथ स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश को रद्द किया जाता है। जैसा कि विद्वान अस्थाई वकील ने प्रार्थना की है, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने से वंचित नहीं करता है यदि ऐसा इरादा है। इस प्रकार से जो नोटरी
आवेदक जो हाई कोर्ट में गए थे उनका क्या था कि इससे जो राज्य सरकार को जो सिफारिश कर दिया गया था कि हमेशा के लिए इनका रजिस्टर से नाम हटा दिया जाए, हाई कोर्ट ने उसको रद्द माना और उनको ऐसा कहें कि फिर से उनको बहाल करने का हाई कोर्ट ने, यानी जो प्रार्थना किया गया था उसको स्वीकार कर लिया गया। तो ऐसा है कि जो नियम है, यानी कि जो धारा है, धारा 10 में अगर राज्य सरकार किसी को भी जांचों उपरांत अगर हटाती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर से ही उसका नाम हटा दे, उनको जुर्माना भी कर सकती है, उनको क्या है कि कुछ दिनों के लिए भी हटा सकती है। हमेशा रजिस्टर से नाम हटा देना, यानी कि ये इस प्रकार का जो साइटेशन उदाहरण है इसमें यानी कि जघन्य ऐसा कहें कि कोई भी कदाचार का जो नोटरी आवेदक है वो दोषी नहीं पाया जाता है। इसीलिए माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ 3 दिसंबर 1968 जो आदेश था उसको क्या किया कि स्वीकार कर लिया और फिर से नोटरी जो थे उनको बहाली करने का आदेश जारी कर दिया। तो मैं समझता हूँ जो नोटरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे वकील साहब या जो भी नोटरी पब्लिक जुड़े हुए हैं, उनको नोटरी से संबंधित ये काशी प्रसाद सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार लखनऊ 3 दिसंबर 1968 का ये उनको साइटेशन कैसा लगा। अगर उनको ये ज्ञानवर्धक लगा तो उनसे आशा निवेदन किया जाता है कि इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अगर सकारात्मक अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।